सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, हम करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, हम करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। नमस्कार दोस्तों। तो प्रभु की आराधना से कोई काम शुरू किया जाए तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनके बिना इस सृष्टि का कोई भी खेल खेल सकता नहीं, सृष्टि का एक पत्ता हिल नहीं सकता है। तो उनकी आराधना, उनकी वंदना, उनकी उपासना अपने जीवन में सदा धारण करना ही चाहिए, है ना। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या कह रहा है? संसद उपनिषद जो कि एक रेखांकन चित्रों का संग्रह है, ये किसकी कृत है? तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि संसद उपनिषद एक नया आपको देखने को मिल रहा है। जो लोग पढ़ चुके होंगे वो तो उनके लिए तो जानकारी है ही है, लेकिन संसद उपनिषद एक रेखा चित्रों का एक संग्रह है। रेखांकन किया था इसमें किसी चित्रकार ने। तो वो कौन से थे? तो आप थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि वो सर्वाधिक विवादित कलाकार हैं और हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्रण बनाने के कारण उनको भारत देश को छोड़ना पड़ा था। तो अब याद आ गया होगा वो ऐसे कौन थे? MF हुसैन, यानी मकबूल फिदा हुसैन, है ना। और याद होगा कि ये कैसे आया संसद उपनिषद, इसका नाम क्यों पड़ा? अब जुड़ा है संसद, तो संसद जुड़ा है तो संसद का मतलब क्या हुआ? आपको याद होगा 1986 से, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 86 से और 92 तक, 92 तक, 1986 से 92 तक ये राज्यसभा, संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये राज्यसभा के सदस्य थे और राज्यसभा में लेटर पैड मिलता है। जब ये बैठ जाते थे तो उस लेटर पैड पर ये तमाम रेखांकन किया करते थे, है ना। तो उस कारण से उनके रेखांकनों का एक संग्रह तैयार किया गया। जो संग्रह तैयार किया गया उस संग्रह का नाम क्या पड़ गया? संसद उपनिषद नाम पड़ गया। और इसीलिए उसके संसद उपनिषद के जो किसकी कृत बन जाती है? तो MF हुसैन की बन जाती है, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य थे, है ना। तो राज्यसभा के सदस्य थे, कब से कब तक थे? 1986 से 92 तक। इनका जन्म और मृत्यु इनका, क्योंकि हम लोग पढ़ा गया तो इतना आप कमेंट कर सकते हैं कि जन्म और मृत्यु कब कब हुई, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि जानकारी है सबको। जो नए बच्चे हैं, पुराने तो पुराइट ही हैं, उनकी बात अलग है। और दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि MF हुसैन ने कुल 12 फिल्मों का निर्माण किया था। 12 फिल्मों का निर्माण किया था और उन 12 फिल्मों में से अगर सबसे पहली फिल्म अगर बात की जाए तो MF हुसैन की जो सबसे पहली फिल्म है थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, ये पहली फिल्म थी इनकी। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, यानी चित्रकार की नज़र से, चित्रकार की दृष्टि से ये इसका हिंदी वर्जन हुआ। थ्रू द आइज ऑफ कब बनी थी? 1967 में, 1967 में ये मूवी बनी थी। इनकी एक और मूवी थी दोस्तों, 2000 में आई थी। 2000 में इनकी एक मूवी आई थी गजगामिनी, है ना। 2000 में, डेट भी याद रखे, सॉरी ईयर भी याद रखे रहिएगा। इनका भी 1967 में पहली फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। 2000 में इनकी एक और फिल्म आई थी जिनका नाम है गजगामिनी। इसमें फिल्म में अभिनेत्री का रोल किसने निभाया था? माधुरी दीक्षित। इसके साथ साथ इसमें शाहरुख खान और नासिरुद्दीन शाह भी थे। इसके अलावा 2004 में इनकी एक और पिक्चर आई थी मीनाक्षी। 2004 में एक पिक्चर आई थी मीनाक्षी। तो मीनाक्षी इन्होंने एक फिल्म बनाया था, किसको लेकर? तब्बू में, तब्बू को लेकर इन्होंने ये पिक्चर बनाया था। तो इस तरह तब्बू भी इनकी चहेती रही है, माधुरी दीक्षित सबसे ज़्यादा चहेती रही हैं। इसके अलावा एक और कलाकार थी, अदाकार थी अमृता राव, वो भी इनकी चहेती अभिनेत्रियों में शामिल थी। तो इस तरह से MF हुसैन ने कुल 12 फिल्मों का निर्माण किया। इनका जन्म आप जान चुके हैं, 2006 में इन्होंने भारत को छोड़ दिया था और कहाँ चले गए थे? लंदन में। 2010 में इनको कतर की नागरिकता मिल गई थी। क्या मिल गई थी? कतर की नागरिकता मिल गई थी 2010 में। और इनके जन्म मृत्यु आप पर छोड़ते हैं, ये आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है और मृत्यु कहाँ पर हुआ है, कब जन्म हुआ है, कब मृत्यु हुआ है ना। इसी बहाने कोई ना कोई मन को बहाना चाहिए। देखिए, मन को अगर बहाना आप नहीं देंगे
तो मन आगे बढ़ेगा ही नहीं, इधर उधर तितर बितर हो जाएगा, है ना। इसलिए मन को एक बहाना देना जरूरी है। अगला देखते हैं कि एक अगला क्वेश्चन है रिदम। रिदम का हिंदी अगर कहें तो लय। रिदम भी पूछ सकता है और चित्र का नाम हिंदी में लय भी पूछ सकता है। और सॉन्ग ऑफ द फील्ड, सॉन्ग ऑफ द फील्ड यानी अगर हम फील्ड माने तो मैदान होता है, क्षेत्र होता है, और सॉन्ग माने संगीत या सॉन्ग माने जो गाना होगा, तो लय और गाने का क्षेत्र कुछ भी कैसे भी हिंदी, तो आपको अगर याद रहेगा सॉन्ग ऑफ द फील्ड। ये चित्र बनाया था तो किस चित्रकार ने बनाया था, तो अगर हम हिंट दे रहे हैं कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, अगर नहीं आया तो हम डेट ईयर भी दे रहे हैं 1912 में जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? कर्नाटक में। अगर अब भी दिमाग में नहीं आया तो हम एक नाम और दे रहे हैं, कर्नाटक का एक कस्बा है, गांव है कंटेगिरी, है ना, कंटे या ऐसे करके कहता है कंटेगिरी, कंटेगिरी। अब तो याद होगा, तो कौन है? के हैबर, के हैबर का नाम ही है कंटागिरी कृष्ण हब्बर, है ना, कंटागिरी कृष्ण हब्बर, है ना। तो इस तरह से 1912 में के हैबर ने रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र को बनाया था, है ना। और कभी कभी इनके चित्रों का भी एक संग्रह करके, रेखा चित्रों का संग्रह होता है जिसका नाम होता है, रेखा चित्रों का संग्रह है इनके, जैसे इनके रेखा चित्रों का संग्रह किस नाम से जाना गया? संसद उपनिषद के नाम से जाना गया, M.F. हुसैन के। इसलिए कभी कभी इनका एक प्रश्न और आ जाता है के हैबर का, कि के हैबर का जो रेखा चित्र है उसका, क्योंकि सशक्त रेखांकन के लिए के हैबर जाने जाते हैं, सशक्त रेखांकन के लिए के हैबर जाने जाते हैं, तो इनके भी रेखा चित्रों का एक संग्रह है। उस रेखा चित्रों का जो संग्रह है उसका नाम है द सिंगिंग लाइन, द सिंगिंग लाइन, द सिंगिंग लाइन। अब देखिएगा, अब ये आप सबका बहुत ही मोस्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। द सिंगिंग लाइन किसके? के हैबर के रेखा चित्रों का संग्रह, और ये संग्रह किया था मुल्कराज आनंद ने, जो पैक ग्रुप की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किए थे, जो एक अंग्रेजी लेखक और कला समीक्षक भी हैं। उन्होंने ही के हैबर के रेखा चित्रों का संग्रह तैयार किया था जिसका नाम रखा गया था द सिंगिंग लाइन, है ना। ये इतना क्लियर हुआ। और इनके अगर देखा जाए तो इनकी एक कृति अगर आप देखोगे तो मुर्गे की लड़ाई बहुत फेमस इनकी कृत रही है, मुर्गे की लड़ाई है। और इनकी एक कृत आप देखोगे कविता का जन्म, ये भी इनकी बड़ी फेमस है, कविता का जन्म। अब कविता का जन्म अगर हिंदी में दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कह देगा बर्थ ऑफ द पोएम। इनकी एक और कृत है बांग्लादेश का जन्म, बांग्लादेश, ये पूछा जा चुका है TGT 2021 में, बांग्लादेश का जन्म भी पूछा जा चुका है और मुर्गे की लड़ाई भी पूछी जा चुकी है। अब प्रश्न बनता है, तो अगला प्रश्न क्या के हैबर से आ सकता है? तो कविता का जन्म भी दे सकता है। और एक इनकी एक और दो कृति जो पूछी जा सकती है आने वाले एग्जाम में, अगर हम देखें तो एक इनकी बहुत फेमस कृत है माहिम दरगाह, ये भी याद कर लीजिए, ये पूछा जा चुका है, ये NBS KBS के एग्जामों में माहिम दरगाह करके एक पूछा गया। और एक पूछा गया है प्यासी आत्मा, ये इंपॉर्टेंट है, प्यासी आत्मा, एक ये पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है? अगर के हैबर का मुर्गे की लड़ाई अगर के हैबर का पूछ चुका है TGT 2021 में, तो हो सकता है ये पूछ ले कि मुर्गे की लड़ाई चित्र जो बना है वो कहाँ पर संग्रह है। तो संग्रह आपको याद रखिएगा, मुर्गे की लड़ाई का जो संग्रह है आप उसी मुर्गे की लड़ाई के सामने ही लिख लीजिएगा, इसकी क्रम पर मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम इधर उधर समझाने के लिए लिख दे रहे हैं ना। तो संग्रह जो मुर्गे की लड़ाई का जो संग्रह है वो चंडीगढ़ संग्रहालय में है, चंडीगढ़ संग्रहालय। और इसको लिख लीजिएगा, चंडीगढ़ संग्रहालय को गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड गैलरी के नाम से जाना जाता है। तो मुर्गे की लड़ाई कहाँ पर है? चंडीगढ़ संग्रहालय या गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ आर्ट, ये हो जाएगा के हैबर का, है ना, जो कि कर्नाटक के कंटागिरी में इनका जन्म हुआ था 1912 में।
अब यहाँ पर तो इस तरह हमने देखा संसद उपनिषद भी इनके रेखा चित्रों का एम.एफ. हुसैन के रेखांकन जो किए थे उनका एक संग्रह है। इस तरह हमने देखा कि के हेब्बर के रेखा चित्रों का संग्रह किस नाम से है, द सिंगिंग लाइन के नाम से है ना। और मुर्गे की लड़ाई, आप एक और चीज़ याद रखिएगा, मुर्गे की लड़ाई जब पाश्चात्य जगत में हम लोग चलेंगे तो विलियम होगार्थ की भी एक चित्र है मुर्गे की लड़ाई, है ना, तो वो भी ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखते हैं जो लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सपर खूब बनाया है ना, तो लास्ट सपर उनका अंतिम भोज था और उसको लेकर भारतीय कलाकारों ने भी खूब बनाया है। जैसे आपके एफ.एम. सूजा ने भी लास्ट सपर बनाया है जो 6.8 करोड़ में सुदबी की नीलामी में वो बिकी थी। आपके एम.एफ. हुसैन ने भी लास्ट सपर बनाया है, आपके सैयद हैदर रजा ने भी लास्ट सपर बनाया है ना। तो इस तरह से विलियम होगार्थ ने भी मुर्गे की लड़ाई बनाई है, और मुर्गे की लड़ाई यानी कॉक फाइट वो भी किसने बनाया है, कैंटागेरी कृष्ण हेब्बर ने बनाया है। तो ये आप याद रखिएगा, कैंटागेरी कृष्ण हेब्बर ने बनाया है। अब एक अलग प्रश्न आता है, रेखावली है ना, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है, और एक आएगा रेखांजलि। ये दो में जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था 2 बहनें 3 बहनें, ऐसे यहाँ बनेगा रेखावली रेखांजलि। तो ये भी कंफ्यूजन वाला प्रश्न क्रिएट होता है जो एग्जाम में दे सकता है कि रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है। तो आप बताइए, रेखावली ग्रंथ अगर हम हिंट दे रहे हैं 1925 में ये जन्मे, ये इंपॉर्टेंट है, 1925 में ये जन्म ले रहे हैं। प्रश्न उठता है किस राज्य में जन्म ले रहे हैं, तो यूपी के राज्य में ये जन्म ले रहे हैं। अब दिमाग लगाते जाइएगा, अब यूपी में पहुंच गए तो यूपी के कलाकारों को दिमाग में दौड़ा जाइए। अगर यूपी में जन्म ले हैं तो अब आ जाइए यूपी के किस जिले में जन्म ले रहे हैं, तो बस्ती जिले में जन्म ले रहे हैं, यूपी के बस्ती जिला। अब तो दिमाग पकड़ में आ गया होगा। अगर बस्ती जिला ना दे तो हर्रैया तहसील दे सकते हैं, हर्रैया तहसील, तो बहुत ज़्यादा हर्रैया का नहीं, ये बस्ती याद रखे रहिएगा यूपी, और थोड़ा सा अगर दे तो और हर्रैया भी याद रखे रहिएगा। यूपी के बस्ती में 1985 में हर्रैया में इनका जन्म होता है। अब आपको याद होगा, अभी भी नहीं याद आया तो चलो देख लेते हैं, नहीं याद आया तो चलो देख लेते हैं। समीक्षावादी शैली के ये जनक भी हैं, समीक्षावादी शैली, खूब प्रश्न पूछा जाता है समीक्षावादी शैली के जनक। समीक्षावादी शैली के जनक भी कह सकते हैं या काशी शैली के जनक भी कह सकते हैं, दोनों एक बात को ध्यान रखिएगा। काशी शैली का भी इन्होंने आविष्कार किया था, समीक्षावादी शैली का भी इन्होंने आविष्कार किया था, है ना। तो इस तरह से अब आपको पकड़ में आ गया होगा कि ऐसे वो कौन से कलाकार हैं जो रेखावली ग्रंथ को, ग्रंथ है इनका, रेखावली ग्रंथ है, तो रेखावली ग्रंथ को लिख रहे हैं। तो आपको पकड़ में आ गया, 1925 में जन्मे, बस्ती जिले के यूपी राज्य के बस्ती जिले में जन्म लेने वाले वो हैं प्रोफेसर, है ना, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, जो कि समीक्षावादी शैली या काशी शैली के जनक है। अच्छा, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी, ये इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई इन्होंने की थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। चूँकि ये हैं क्या, एक चित्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, क्योंकि रेखावली ग्रंथ लिखे हैं तो लेखक भी हैं, चित्र भी ये बनाए हैं तो चित्रकार भी है। इसके साथ साथ ये कला समीक्षक भी हैं, क्योंकि ये समीक्षावादी शैली के जनक है तो कला समीक्षक हुए। सब प्रश्न हैं और सब आए हुए हैं, एकदम बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। तो ये रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी शैली के जनक, काशी शैली के जनक, लेखक भी हैं और साथ ही साथ चित्रकार भी हैं और साथ ही साथ क्या हैं, कला समीक्षक भी हैं। और इन्होंने अध्ययन कहाँ किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अब आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो आप जानते ही होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब आप जानते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर चित्रकारी की शिक्षा कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला भवन भी होगा। कला भवन मतलब फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट, यानी कला संकाय भी होगा। तो वो कला संकाय कब बना था, 1942 में बना था, 1942 में बना था। और जब ये बना था तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको तुरंत याद आ गया होगा, के.एन. मजूमदार बने थे। के.एन. मजूमदार का मतलब हुआ छितेंद्रनाथ मजूमदार, और 1942 से ये 64 तक यहाँ पर रहे थे, यानी 22 साल तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये थे छितेंद्रनाथ मजूमदार। कहाँ पर, कला विभाग की जब स्थापना हुई थी तो उसके ये पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, है ना।
जैसे आप शांति निकेतन जाते हैं तो शांति निकेतन एक विश्व भारती विश्वविद्यालय है ना, तो उसमें कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला भवन की स्थापना कब हुई? 1942 में। शांति निकेतन के कला भवन के यानी फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के वहाँ के पहले अध्यक्ष कौन थे? नंदलाल बोस। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला संकाय के पहले अध्यक्ष कौन थे? छतीन्द्रनाथ मजूमदार। और कब से कब थे? तो ये 1964 तक थे, है ना। और जब रामचंद्र शुक्ल यहाँ पढ़े होंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो इनके गुरु कौन हो गए होंगे? इनके गुरु यही तो बने होंगे, छतीन्द्रनाथ मजूमदार। तो इनके गुरु छतीन्द्रनाथ मजूमदार थे, किसके? रामचंद्र शुक्ल के। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाद में ये पढ़े तो फिर कहाँ पर ये शिक्षण किए, कहाँ पर ये पढ़ाए? तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया। इसलिए वहाँ पढ़ाया तो वहीं पर शैली का एक इजाद किया जिसे काशी शैली के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अगर 1964 का डेट आया, 1964 का ईयर आया है, तो 1964 में 2 चीज़ याद रखे रहिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट बनता है। एग्जाम की दृष्टि से क्या, 1964 में ये रिटायर हो जाते हैं। कौन रिटायर हो जाते हैं? छतीन्द्रनाथ मजूमदार, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष होते हैं, रिटायर होते हैं। जिस वक्त रिटायर होते हैं वह उस वक्त 2 घटनाएं घटती हैं। एक कलाकार का जन्म होता है और एक कलाकार की मृत्यु होती है। दोनों अपने जगत में महान हैं। पहला तो सुबोध गुप्ता का जन्म होता है, हमने कुछ दिन पढ़ाया था। सुबोध गुप्ता का जन्म 1964 में होता है और असित कुमार हलदार की 1964 में ही मृत्यु हो जाती है। तो 3 चीज़ें तो यही आपका याद हो जाए, क्योंकि हमने इसको घटना का रूप दे दिया। तो घटना के 64 में जन्म होता है सुबोध गुप्ता। ये वही सुबोध गुप्ता है जिनका जन्म 1964 बिहार में होता है। 7 समुंदर पार इनकी तैल रंग का चित्र है और गांधी जी के 3 बंदर इनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प श्रृंखला है। लाइन ऑफ कंट्रोल इनका एक इंस्टॉलेशन है जो किरण नादार म्यूजियम दिल्ली में संग्रहित है। बोध वृक्ष भी इनका एक इंस्टॉलेशन है, संस्थापन कृत है, जो स्टेनलेस स्टील की बनी है, जो कहाँ पर है? नगमा में, यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है। ये सुबोध गुप्ता का होगा, जिनका विवाह भारती खेर से हुआ था, जिनका जन्म भारती खेर का जन्म लंदन में, ये भी हम लोगों ने देखा। हलदार जिनका जन्म 1890 में होता है और 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 64 का डेट याद रखे रहिएगा। अब आ जाते हैं, देखते हैं कि किसके चित्रों का संग्रह रेखांजलि। अब यहाँ ये पकड़िए, अब आ गया रेखांजलि। तो किसके चित्रों का संग्रह? 1 मिनट दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि किसके चित्रों का संग्रह रेखांजलि नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए रेखा चित्रों का संग्रह आ गया। अभी आपने देखा सिंगिंग लाइन किसका था? के हब्बर के रेखा चित्रों का संग्रह था। संसद उपनिषद किसका संग्रह था? एम हुसैन के रेखांकन का संग्रह था। ऐसे अब आ गया किसके चित्रों का संग्रह? रेखांजलि। कभी कभी ऐसे संग्रह है ना तो एक पुस्तक का रूप ले लेती है, तो कभी कभी पुस्तक भी दे सकता है कि रेखांजलि पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो भी आप बात एक ही समझिएगा। और यहाँ प्रश्न दे रहा कि किसके चित्रों का संग्रह रेखांजलि है, तो आपको फिर यहाँ आना पड़ेगा यूपी में। हिंट दे रहे हैं यूपी में भी इनका जन्म होता है और 1901 में जन्म होता है और वृंदावन में जन्म होता है। वृंदावन में जिनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं बहुत फेमस है, अब आपको याद आ गया होगा। वृंदावन में यानी ब्रज में, और ब्रज के गोकुल ग्राम में। कहाँ पर होता है? ब्रज में, ब्रजमंडल में इनका जन्म होता है। और ब्रजमंडल में कहाँ पर जन्म होता है? गोकुल ग्राम में होता है। कहाँ पर होता है? गोकुल ग्राम में होता है। जिनकी 2 प्रसिद्ध रचना, मैया मैं नहीं माखन खायो, और दूसरी रचना मीरा का मेवाड़ त्याग। इसी मीरा के मेवाड़ त्याग को जो इन्हीं कलाकार ने बनाई थी, अब आपको याद होगा वो कौन है? जे.एम. अहिवासी। इनका पूरा नाम है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा पानी। तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, जिनका जन्म 1901 में ब्रजमंडल में हुआ था, गोकुल के ग्राम में हुआ था। तो अब तो आपको याद होगा यही जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, जिनका एक फेमस आर्ट वर्क
मीरा का मेवाड़ त्याग भारत सरकार ने खरीदा और भारत सरकार ने फिर इसी रचना को, जे.एम. अहिवासी की जो रचना है मीरा का मेवाड़ त्याग, इसको दे दिया किसको? चीन सरकार को दे दिया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रचना इनकी बन जाती है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो मीरा का मेवाड़ त्याग हो जाएगा और मैया मैं नहीं माखन खायो, जो 1901 ब्रजमंडल के गोकुल ग्राम में इनका जन्म होता है, जिनके चित्रों का संग्रह या पुस्तक रेखांजलि नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ और जानिए दोस्त, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, वो ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि बादामी गुफा में जो भित्ति चित्र बने थे, उन भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि किसने बनाई थी? तो यही जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी हैं जो बादामी के भित्ति चित्र की प्रतिलिपि बनाई थी। अब जब ये प्रतिलिपि बनकर तैयार हुई तो एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब ये प्रतिलिपि बनी तो इस प्रतिलिपि का प्रकाशन किसने किया था? तो प्रकाशन किसने किया और किस पुस्तक में हुआ? तो आपको जरूर याद रखे रहना है, ये याद रखा रहना है कि कार्ल खंडेल वाला की एक पुस्तक है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। अब ये पुस्तक एक ही नाम से कई पुस्तक होती तो उस पर चलता। E.B. हैवेल का भी इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, तो वहाँ की तब बात देखी जाएगी। तो पहले कार्ल खंडेल वाला की एक पुस्तक है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। इसी पुस्तक में बादामी गुफा के चित्रों की जो प्रतिलिपि जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने बनाई थी, उसका प्रकाशन इसी पुस्तक में किया था कार्ल खंडेल वाला ने। और कब किया था ये भी सन पूछा गया है, तो 1938 में। 1938 को एक और शख्स, एक महान कलाकार की मृत्यु हुई थी जो अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, जिनका जन्म 1867 में हुआ था। 1867 में और मृत्यु हुई थी 1938 में। जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई थी उसी वक्त कार्ल खंडेल वाला ने, अब मतलब ऐसा मत समझिएगा कि मृत्यु हो रही है तो छपा, मतलब एक डेट का तुलना कर रहे हैं कि उसी वक्त 1938 में इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में इनके चित्रों का, बादामी गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियों का प्रकाशन हुआ था। किसने करवाया था? कार्ल खंडेल वाला ने। और वही 1938 का जो ईयर है उसी समय गगनेंद्र नाथ टैगोर की मृत्यु होती है, जो अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। ये भी प्रश्न याद रखे रहिएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट कड़ी में हम लोग आएंगे, देखेंगे, फिर से नए नए प्रश्नों को लाया जाएगा और उनको हल किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।